डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंचा है देवभूमि उत्तराखंड। इस वक्त हमारी मौजूदगी डकरानी कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून में है और तमाम हमारे साथ इस मंच पर किसान और हमारे साथ कृषि छात्र मौजूद हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं यहाँ पर सस्य विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र सिंह खड़ायत है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र डकरानी में पौध सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर ए.के. सिंह, प्राध्यापक पशु पोषण कृषि विज्ञान केंद्र डकरानी देहरादून में मैं कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर मदन पाल सिंह, विशेषज्ञ पौध सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून में कार्यरत हूँ। मैं आकाश बालियान, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड में इस समय कार्यरत हूँ। मार्केट डेवलपमेंट में ये क्षेत्र देखता हूँ। और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले स्वागत आपका भी होना चाहिए। जोरदार तालियां अपने लिए। और किसान प्रश्न मंच लगातार हमारे किसानों से बातचीत करता है, उनसे समझता है, उनकी जानकारी को परखता है और इसीलिए आज हम पहुंचे हैं देहरादून और आज हम परखेंगे आपकी जानकारी। तमाम कृषि छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम किसान भाई बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम सवाल पूछेंगे और जवाब देंगे आप, हमेशा की तरह, क्योंकि आपकी जो जानकारी है वो और किसानों तक जानी चाहिए और आप क्या कर रहे हैं खेती में ये समझने के लिए हम लगातार आपसे प्रश्न करते हैं। आज हमारे जो विषय होंगे हम आपको बता देते हैं। पशुपालन, पौध सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे सवाल होंगे और मत्स्य संपदा योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की वो हमारा विषय होगा। लेकिन सबसे पहले हम पशुपालन पर बात करेंगे। तो पशुपालन से हम शुरुआत करते हैं और सवाल आप लोगों से पूछेंगे, तो इसलिए आप बहुत गौर से सवाल को सुनिएगा क्योंकि जवाब आपको देना है। तो शुरुआत करते हैं और आपसे पूछते हैं, वयस्क मुर्गी के लिए कितने वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है? ये आपको बताना है। जल्दी से आपको हाथ उठाना है और सवाल का जवाब देना है। तो वयस्क मुर्गी के लिए कितने वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है, ये आपको उत्तर देना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी के हाथ उठाइए। देखिए हाथ यहां से उठ चुका है, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या है उनके पास उत्तर। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर सर। जी, मैं सैला कोई गांव से हूं। अब तो हाथ डाउन कर लीजिए जी। और मेरा फार्म यहीं पर बेतवाली मंडी ढकरानी में है सर। और मैं कुक्कुट, फिश और डक्का जो है फार्मिंग कर रहा हूं सर। और 2 स्क्वायर फीट जगह जो है वो मुर्गी के लिए हमें अति आवश्यक है। एक मुर्गी के लिए 2 स्क्वायर फीट। 2 स्क्वायर फीट। बैठिए साबिर साहब। तो 2 स्क्वायर फीट साबिर साहब बता रहे हैं, लेकिन और लोग क्या बताना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, बताइए और किसान कब पाइए। बिना देरी किए जल्दी से हाथ उठाइए। तमाम महिला किसान यहाँ हैं, तमाम पुरुष किसान, बुजुर्ग किसान और कृषि छात्र भी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। तो इसलिए उनसे जानने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और सवाल आपने सुना होगा और अगर नहीं सुना तो दोबारा सुन लीजिएगा। वयस्क मुर्गी के लिए कितने वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है? हालांकि उत्तर आगे से मिला है, लेकिन वो कितना सटीक है, कितना सही है, विशेषज्ञ तय करेंगे। लेकिन और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है। और हाथ यहां से उठने लगे हैं, इसलिए यहां भी आ जाते हैं। तो हम इधर से आ जाते हैं और आपसे जान लेते हैं कि क्या है आपका उत्तर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं कृषि विज्ञान का छात्र हूँ। एक मुर्गी को लगभग 1.5 से 2 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होता है। डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में है अपने ग्रोथ के। ठीक है पंकज, बैठिए। और भी हाथ उठा रहा कृषि छात्रा हैं ये, यहाँ भी इनसे जान लेते हैं। इधर देखिए आप और बताइए। मेरा नाम मनीषा है और मैं कृषि छात्रा हूँ। एक मुर्गी को अगर वो इंडोर स्पेस में रहती है तो उसको 3 से 4 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट है और अगर वो आउटडोर कंडीशन में है तो उसको 10 स्क्वायर फीट चाहिए। मनीषा बैठिए। तो मनीषा भी कोशिश कर रही हैं और बता रही हैं कि कितने स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए मुर्गी के लिए। लेकिन यहाँ और भी लोग हैं जो बता सकते हैं और
किसान कब पा सकते हैं? तो जल्दी से कोई हाथ उठाना चाहता है तो जवाब दे सकता है, और अगर नहीं चाहता तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों की तरफ और उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या है इसका सही उत्तर और किसने दिया है सही उत्तर और किसे किसान कब से नवाजा जाए। और बेहतर जानकारी के साथ हमारे विशेषज्ञों के पास हम चलते हैं। जैसा कि आज का प्रश्न है कि एक वयस्क मुर्गी को कितने वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। आप ये जानते हैं कि मुर्गियों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, चाहे वो चूजे के रूप में हो या ग्रोवर के रूप में हो या एडल्ट हो। इनका मुख्य जो आधार है, अगर आपने उनको प्रॉपर स्पेस नहीं दिया है तो उनकी बढ़वार प्रभावित होती है। जैसा कि आप जानते हैं, जब वो ब्रूडिंग अवस्था में होते हैं तो उनको जगह की आवश्यकता 3 से लेकर 5 स्क्वायर सेंटीमीटर की होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगते हैं, अगर वो ग्रोइंग स्टेज में है तो उनको 0.75 स्क्वायर फीट की जगह होती है। अगर वो वयस्क हो जाते हैं तो उनको हम 1.5 से लेकर के 2 स्क्वायर फीट जगह की हम आवश्यकता उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि अगर हम इतनी जगह देंगे तो आपस में मुर्गियों का जो कंपटीशन है, जो कैनाबलिज्म की जो प्रॉब्लम है और जो खाने में जो उनकी जो कंपटीशन है वो कम होगा और मुर्गी का जो विकास होगा, उसकी जो बढ़वार होगी वो सुचारू रूप से होगी। यहाँ तक जो कि चूँकि ये प्रश्न जो है मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं तो इसमें हमारे 2 प्रतिभागियों ने जो जवाब दिया है, एक तो हमारे जो किसान भाई हैं मोहम्मद साबिर जी, इन्होंने भी उत्तर दिया है, और साथ ही साथ जो एक विद्यार्थी ने दिया है पंकज कुमार ने दिया है। दोनों को उत्तर को अगर हम देखते जाएं तो इसका जो मुख्य जो क्रेडिट, इसका जो सही आंसर है वो मोहम्मद साबिर जी के पास जाता है, इसलिए कप के हकदार मोहम्मद साबिर जी हैं। जोरदार तालियां साबिर साहब के लिए। अपने लिए भी खुद ही तालियां बजा रहे हैं आप। आइए साहब, किसान कप पाइए और बायो फर्टिलाइजर से आपको नवाजा जाता है, क्योंकि सही जवाब देने के हकदार आप बन गए हैं, इसलिए आपको दिया जाता है माइक्रो राजा बायो फर्टिलाइजर और किसान कप। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और साबिर साहब किसान के हकदार आप बने। तो देखिए यहां हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, माइक्रो राजा आखिर है क्या, ये बायो फर्टिलाइजर है क्या, ये समझाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। वो हमारे किसानों को बेहतर जानकारी देंगे। माइक्रो राजा जो प्रो अभी किसान भाई को सम्मानित में दिया गया है, इसमें माइक्रो राजा फंगई है जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जिसका प्रयोग आप जो फसल उगाते हैं, धान, गेहूं, गन्ना या जो भी सब्जियां, उन सब में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की इसकी मात्रा है। साथ ही साथ जो इसके फ़ायदे हैं, ये आपकी फसल के अंदर फुटाव, उसका रूट डेवलपमेंट, साथ ही साथ उसकी ओवरऑल प्लांट हेल्थ, उसकी ग्रोथ, सभी तरह से काम करता है आपके पौधे के अंदर। साथ ही जो ज़मीन में पोषक तत्व जमा हो रहे हैं, जैसे फास्फोरस, फिक्स न्यूट्रिशन है, उसको सोलबलाइज करके आपके पौधे को उपलब्ध कराता है, जो कि एक मुख्य पोषक तत्व है प्लांट के लिए। अब जब पौधा उसको एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा मात्रा में, तो उसकी ग्रोथ, उसका रूट डेवलपमेंट और सारी जितनी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी सुचारू रूप से होती है, और उसकी फोटोसिंथेसिस सभी क्रियाओं में हेल्प करता है। तो आप इसको किसी भी अपनी क्रॉप में प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आप आगे लगाने वाले हैं उसके। तो देखिए एक्सपर्ट्स आपको बता रहे बायो फर्टिलाइजर माइक्रो राजा क्या है और इससे क्या फायदे आपको होते हैं, और अगर आपने जाना होगा तो बेहतर जानकारी आपको काम आएगी और कहीं ना कहीं आपकी खेती में एक इंप्रूवमेंट लाएगी। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो सिलसिला यहां जारी है प्रश्न करने का, वो हम आपसे करते हैं और एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं और देखते हैं कि कितने लोग उसका उत्तर दे पाते हैं, कितने किसान, कितने कृषि छात्र हमें उत्तर दे पाएंगे। इस बार हम देखते हैं कितना उत्साह उनमें है। तो इसलिए इस बार पौध सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमारा आपसे होगा और उसका उत्तर आप देंगे। तो मधुमक्खी की किन्हीं 2 प्रजातियों के नाम आपको बताने हैं। मधुमक्खी की 2 किन्हीं प्रजातियों के नाम आपको बताने हैं। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। तो देखिए हाथ उधर उठ चुका है, इसलिए शुरुआत इधर से कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले हाथ यहीं से उठा है और ये कृषि छात्रा नजर आ रही हैं जो हाथ यहाँ उठा रही हैं, इसलिए इनसे जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है जी। एपिस सेरेना इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी छात्र का हाथ उठा था, इसलिए उधर आ जाते हैं। आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। मेरा नाम वंदना रावत है। मधुमक्खी की जो वैरायटी है, स्पीसीज है, वो है एपिस मेलिफेरा और एपिस सेराना इंडिका।
ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी यहाँ हाथ उठे थे, यहाँ हाथ उठाना चाह रहे थे आप, मुझे लग रहा है बार बार प्रयास कर रहे हैं आप। खड़े हो जाइए। सर मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं कृषि विज्ञान का छात्र हूँ। मधुमक्खी की 2 वैरायटीज़ में बात करें तो एपिस सेरेना इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से। देखिए हाथ उधर से उठ रहे हैं और हम वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक छात्रा हाथ उठा रही है, इनसे भी जान लेते हैं। मेरा नाम रितिका पालीवाल है। मधुमक्खी की 2 स्पीशीज़ का नाम एपिस मेलिफेरा और एपिस डॉर्सेटा। ठीक है, पूरे उत्साह के साथ इन्होंने बताया। ऐसे ही अगर बताएं तो आवाज वहां तक नहीं, दिल्ली तक जाएगी, इसलिए और भी बता सकते हैं और समझा सकते हैं कि उनके पास क्या है जानकारी। यहाँ भी हाथ उठा था, जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम मोहम्मद शादान है। मधुमक्खी की 2 वैरायटी, एक एपिस मेलिफेरा है, ये एक इटालियन वैरायटी है, और दूसरी वैरायटी एपिस फ्लोरिया है। ठीक है, बैठिए। और भी कुछ हाथ उठ रहे हैं यहाँ से, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम क्या? रजनी पांडे है। हाँ रजनी, बताइए। एक है एपिस मेलिफेरा, दूसरा है एपिस डॉर्साटा। तो देखिए ज़्यादातर जो हमारे कृषि छात्र हैं वो बता रहे हैं। और भी कोई बताना चाहता है, कोई बहन बताना चाहती है तो हाथ उठा सकती है, बता सकती है कि कौन सी 2 प्रजातियां हैं मधुमक्खी की। और ये नहीं बताना है तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, उन्हीं से जान लेते हैं कौन सी प्रजातियां हैं। वो विस्तार से हमारे दर्शकों, हमारे किसानों को आप बताइए। साथ ही ये भी तय कीजिए कि किसने सही जवाब दिया है, किसको किसान कब से और बायो फर्टिलाइजर से नवाजा जाए। सर्वप्रथम जो मधुमक्खी की प्रजातियां जिनका अपने देश में पालन किया जाता है, उसमें एक भारतीय मौन बोलते हैं जिसको कि एपिस सिराना इंडिका बोलते हैं। दूसरी प्रजाति है जो यूरोप से आई हुई है, उसको एपिस मेलिफेरा बोलते हैं। इन्हीं 2 प्रजातियों का पालन अपने देश में किया जाता है। और एपिस सेरेना इंडिका जो है चूँकि अपने मूल की है तो उसमें रोग कम लगते हैं, लेकिन इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है एपिस मेलिफेरा के अपेक्षा कम होती है। इसलिए ज़्यादातर किसान जो मैदानी क्षेत्रों में मौन पालन करते हैं वो एपिस मेलिफेरा का करते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने एपिस सेरेटा का नाम बताया है, उसका हम मौन पालन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खुले में छत्ता लगाती है और वो उनका पालन आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी एपिस सिरेना इंडिका और एपिस मेलिफेरा बताए हैं, मनीष जी पहले बताए थे, तो उनका क्वेश्चन का जवाब सही है, क्योंकि अपने देश में इन्हीं 2 प्रजातियों का मौन पालन किया जाता है। निर्णय आपका ही माना जाएगा, इसलिए बेतकल्लुफ और बिना किसी संकोच का आप नाम लीजिए, उन्हीं को सम्मानित किया जाएगा। मनीषा को से नवाजा जाए पुरस्कार से। आइए मनीषा, जोरदार तालियां मनीषा के लिए। लीजिए मनीषा, इधर आ जाइए आप। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया मनीषा, सही जवाब आपने दिया और आप किसान कप के हकदार बन गए हैं। और भी लोग बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा निवेदन है उन लोगों से जो बिल्कुल भी जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहे। इतने सारे किसान यहां हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो या प्रश्न समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, इसलिए कोशिश कीजिए कि प्रश्न का उत्तर आप दे पाएं। और इस बार पादप रोग से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न है, मशरूम की सबसे लोकप्रिय प्रजाति का नाम आपको बताना है। मशरूम की सबसे लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है वो आपको बताना है। देखिए हाथ यहां से कृषि छात्राओं के लगातार उठ रहे हैं, तो मैं कहूंगा किसानों से कि वो भी हाथ उठाएं, इसलिए यहां से जो कृषि छात्रों के हाथ उठ रहे हैं आप बताना चाह रहे हैं, हालांकि आप बार बार जागरूक करने के बाद बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं शाहपुर कल्याणपुर से बिलोंग करता हूं और मैं कृषि और पशुपालन दोनों करता हूं। मशरूम की जो मैंने प्रजाति सुनी, क्योंकि मशरूम पालन हमारे यहाँ होता रहता है, तो सर ढींगरी मशरूम। ढींगरी जी। चलिए बैठिए। संजय जी कह रहे हैं कि ढींगरी कोई मशरूम होता है, वो आपको समझना है, एक्सपर्ट्स को समझना है। और भी कृषि छात्र हमारे हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी राय क्या है, उनके पास क्या उत्तर है, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं उन्हीं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितिका पालीवाल है और मशरूम की सबसे लोकप्रिय वैरायटी बटन मशरूम है, जिसको हम अगैरिकस बायोस्पोर्स भी बोलते हैं, और एक ओएस्टर मशरूम भी काफ़ी लोकप्रिय है। चलिए ठीक है, तो और भी कोई बताना चाहता है जल्दी से बता सकता है, हाथ यहां से उठ रहा है और हम इनसे भी जान लेते हैं, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम मोहम्मद शादान है और मशरूम की सबसे मशहूर वैरायटी बटन मशरूम है, और इसके अलावा ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है।
ठीक है, कृतिका से तो कॉपी नहीं किया आपने। और भी कोई बताना चाहता है? देखिए उधर एक छात्रा हैं, उनके पास भी आ जाते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नाम बताइए। रिया यादव। और जो सबसे पॉपुलर वैरायटी है वो है वाइट बटन मशरूम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी हमारे विशेषज्ञों के पास चलते हैं। कोई और नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं, और किसको किसान कब से नवाजना है ये हम अपने विशेषज्ञों पर छोड़ देते हैं। साथ ही विस्तार से इस मशरूम की लोकप्रिय प्रजाति के बारे में आप भी हमारे दर्शकों को बताइए ताकि उनको पता चल सके। तो हमारा प्रश्न था सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मशरूम कौन सा है जिसको सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो वैसे तो बहुत तरह के मशरूम है, जैसे बटन है, ढिंगरी है, गुच्ची मशरूम है और गैनोडर्मा है। तो लोग अपने स्वाद के अनुसार अलग अलग प्रकार के मशरूम को खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो लोकप्रिय मशरूम है वो है आपका बटन मशरूम। तो रितिका पालीवाल ने इसका सही जवाब दिया है, तो इस कप की हकदार रितिका पालीवाल है। तो जोरदार तालियां रितिका के लिए बजा दीजिए। देखिए कृषि छात्रा है, इन्होंने सही जवाब दिया है, इसलिए इन्हें बायो फर्टिलाइजर और किसान कप से नवाजा जाता है। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने रितिका दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। और भी लोग बन सकते हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे विशेषज्ञ से हम कहेंगे वो विस्तार से इस मशरूम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो मशरूम में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे प्रोटीन होता है और वसा कम होता है इसमें। और बहुत सारे के मशरूम, बहुत तरह के मशरूम हैं, जैसे बटन है, ढिंगरी है और गुच्ची मशरूम है और गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा हमारा औषधि मशरूम है। और गुच्ची मशरूम ये प्राकृतिक रूप से पहाड़ों में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा डेलिशियस मशरूम इसको कहा जाता है। तो जो हमारा बटन है और ढिंगरी है, इस क्षेत्र में हमारे ख़ास तौर पर यही दो ही मशरूम ज़्यादा उगाए जाते हैं। और ये मशरूम एकमात्र स्रोत है विटामिन डी का जो बायोलॉजिकल मटेरियल से हमको मिलता है। तो देखिए विशेषज्ञ लगातार आपको बता रहे हैं और मशरूम के बारे में भी, किस तरह से आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ये विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के फौरन बाद हम हाजिर होंगे और कुछ और सवाल आपके लिए लाएंगे। तब तक हम एक छोटे से ब्रेक की दीजिए इजाजत। फौरन सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और कुछ और प्रश्न लेकर हम एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को और आपसे पूछते हैं कुछ और प्रश्न जिसका उत्तर देने पर आप जानते हैं विशेषज्ञों द्वारा आपको यहां किसान कप और बायो फर्टिलाइजर से नवाजने का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। इसलिए और प्रश्न लेकर हम हाजिर हैं और प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। तो देखिए आपसे पूछते हैं, पौधों की बढ़वार हेतु कौन सा उर्वरक प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। और देखिए किसानों के हाथ यहां से उठने लगे हैं, तो इसलिए सबसे पहले किसानों से जान लेते हैं क्योंकि उन्हीं के पास हम सबसे पहले चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ ये किसान है, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए, पहले मैं आता हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम विजय कुमार है। पौधों की बढ़वार के लिए नाइट्रोजन उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय, देखिए अब कितनी विजय होती है ये तो वक्त बताएगा। बैठिए विजय। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठाइए, बताइए कैसे छात्र जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो ये हैं, खड़े हो जाइए। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं कृषि विज्ञान का छात्र हूँ। पौधों के बढ़ोतरी के लिए हम जनरली IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का यूज करते हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ करने में बूस्ट करता है। ठीक है पंकज, बैठिए। और भी कृषि छात्र या कोई किसान बताना चाहते हैं तो जल्दी से बताइए। आप बताना चाहते हैं उधर सबसे लास्ट में बताना चाहते हैं तो मैं आ जाता हूँ आपके पास।
My name is Vijay. Fertilizers that so for plant growth we can give micro and macro nutrients. So NPK 19:19:19 is the best fertilizer I think we can give to the plants for the growth. ठीक है विजय, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से वो बता सकता है। और यहाँ देखिए हाथ उठा है तो इसलिए इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमल है और मैं शाहपुर कल्याणपुर से हूँ सर। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, बैठिए। अब बैठिए कमल। तो देखिए कमल ने भी बताया है, लेकिन अब कमल कितना यहाँ खिलेंगे वो तो विशेषज्ञ बताएंगे। और कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बिना डरे। ये मंच आपको हाथ उठाने की इजाजत देता है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी राय रख सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बताना चाहते तो हम समय बिना बर्बाद किए चलते हैं विशेषज्ञों की तरफ और उन्हीं से जान लेते हैं क्या है इसका सही उत्तर और किसको दिया जाए किसान का पर बायो फर्टिलाइजर। तो सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञों की तरफ। देखिए किसान भाइयों, किसी भी पौधों को ग्रो करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए कई सारे उर्वरक की ज़रूरत होती है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट दोनों होने चाहिए। और ये सच है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये 3 ऐसे मेजर एलिमेंट्स हैं जिनकी उपयोगिता पौधों को ग्रो करने में किया जाता है। हालांकि इसमें मेजर जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। तो मेरे हिसाब से NPK, मेरे ख्याल से मिस्टर कमल जी ने जवाब दिया था, उनका जवाब सही है। आइए कमल जी, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया कमल। देखिए आप खेल चुके हैं और आपको बायो फर्टिलाइजर और किसान कप से नवाजा गया है। तो मैं विशेषज्ञों से कहूंगा, जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस वक्त मंच पे मौजूद, वो बताएं इसका उत्तर सही क्या हो सकता था, उसके क्या फायदे हो सकते थे इस उत्तर के देने से। और अगर हम बात करें कि जिस तरह से हम उर्वरक की बात कर रहे हैं, तो कौन सा उर्वरक सबसे बेहतरीन होता है, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं? सामान्य तौर से अगर आप मेरे से पूछेंगे तो उर्वरक रासायनिक भी होता है और बायोलॉजिकल भी होता है, जैविक भी होता है। और अगर स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में अगर आप जानना चाहेंगे तो जैविक उर्वरक हमेशा से रासायनिक उर्वरक से बढ़िया रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि उर्वरक में जो मेजर हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसमें NPK के साथ साथ ऑर्गेनिक कार्बन का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मृदा स्वास्थ्य में ये 4 ऐसे एलिमेंट है जिसमें होने ही चाहिए। और अगर आप अपने गांव में ही अगर आप तैयार करते हैं प्राकृतिक उर्वरक जैसे वर्मी कंपोस्ट या फार्म यार्ड मैन्योर अगर आप बनाते हैं, तो ये सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन होगा। फिर भी रासायनिक उर्वरक भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मेरी सलाह यही होगी कि यथासंभव जितना कोशिश आप करें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करें और जैविक उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो देखिए विशेषज्ञों को आप सुन रहे थे, जैविक उर्वरक का प्रयोग आप ज्यादा से ज्यादा करें, उसके फायदे आपको बहुत सारे होने वाले हैं। तो ये जानकारी लगातार डीडी किसान पर, इस मंच पर, किसान प्रश्न मंच सीजन 2 पर लगातार आपको मिल रही है। और इसी जानकारी को हम आगे बढ़ाते हुए और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। और प्रश्न आप बहुत गौर से सुनिए क्योंकि उत्तर आपको देना है। और मैं ये सबसे निवेदन करूंगा कि सब उत्साह के साथ उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है पशुपालन से जुड़ा हुआ, जो हम आपके सामने रखते हैं। अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों की प्रजातियों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए हाथ उठने लगे हैं और हाथ उधर से सबसे पहले उठे हैं, तो हम उधर ही चलते हैं। और वो हाथ लगातार उठ रहा है जो पहले ही खिल चुका है, यानी हम बात कर रहे हैं कमल की। उनको पहले ही यहाँ कप मिल चुका है, लेकिन और लोगों को मौका देते हैं और लोगों से पूछते हैं। और यहाँ किसी छात्रा का हाथ उठा है तो इनके पास आ जाते हैं। रिया यादव, जो ब्रीड है वो है वाइट लेगहॉर्न, जो अप टू 300 एग्स पर ईयर देती है। और दूसरे है ISA ब्राउन। ठीक है रिया, बैठिए। तो देखिए रिया यहाँ बता रहे हैं, और भी हाथ इधर से उठे थे और भी लोग बताना चाहते थे जो जिन्हें मौका अब तक नहीं मिल पाया किसान कप मिलने का, तो वो हाथ उठा रहे हैं, हम उनके पास आ जाते हैं। और यहाँ एक और छात्रा हाथ उठा रही हैं, तो इनके पास आ जाते हैं। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका, उधर देख के बताइए। प्रशंसा कुमारी। हाँ प्रशंसा, बताइए जल्दी से। दो है वाइट लेग हॉर्न और रेड कॉर्निश। ठीक है, देखिए प्रशंसा, आप कितनी प्रशंसा हो पाती है आपकी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं किसान, इसलिए एक हाथ आगे से उठा है। तो सबसे पहले आपके पास, क्योंकि बिना देरी किए किसान से जान लेते हैं, हमारे अन्नदाता हाथ उठा रहे हैं और बहुत देरी में हाथ उठाया किसान। मेरा नाम पंकज कुमार है। जल्दी सबसे ज्यादा अंडा देने वाली कैरी देवेंद्रा है, वन राजा है
और देसी जो बोलते हैं वो देसी है। चलिए बैठे। पंकज कुमार, देखिए और भी कोई हाथ उठाना चाहता है? देखिए पीछे से हाथ उठ रहा है एक छात्रा का। देखिए और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। और कौन सी वो मुर्गी है जो सबसे ज्यादा अंडे देती है, ये बताएंगी हमारी छात्रा। जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम रजनी पांडे है और वो है ईरा ब्राउन, जो कि 300 से 400 तक एग ब्राउन अंडे देती है ईयर में। और लेग हॉर्न हो गया और कैरी देवेंद्रा, जो कि डुअल पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तमाम कृषि छात्र जवाब दे रहे हैं। अब चलते हैं हम विशेषज्ञों के पास और जान लेते हैं उनसे कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है, और साथ ही ये भी वो बताए कि कौन सी वो मुर्गी है जो सबसे ज्यादा अंडे देती है। जैसा कि आज का प्रश्न था कि मुर्गी की कौन सी प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है, इसके जो भी 3-4 हमारे जो प्रतिभागी हैं उन्होंने जवाब दिया है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। रीज़न ये है कि मुर्गियों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो अंडे देती हैं, चाहे वो वाइट लेग हॉर्न हो, रेड कॉर्निश हो, कैरी देवेंद्रा हो। ये सारी मुर्गियां जो हैं अंडे के लिए मशहूर हैं। लेकिन हर मुर्गियों की जो विशेषता होती है, किसी की डुअल पर्पज में है, द्विकाजी प्रयोजन के लिए है, और कोई मांस उत्पादन के लिए है। कुछ ऐसी मुर्गियां जो सिर्फ अंडे उत्पादन के लिए हैं, और इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो 320 से लेकर 330 अंडे तक होती है। जिसका जो सही जवाब था ये रिया ने दिया है, क्योंकि इसने जो नंबर अंडे की बताए हैं वो बहुत सटीक हैं, उसके नज़दीक हैं। हमारी दूसरी जो छात्रा ने बताया है, उन्होंने जो अगला जो नस्ल का नाम दिया है वो मुर्गी है तो अंडे के लिए, लेकिन सर्वोत्तम लिस्ट में नहीं है। इसलिए ये जो प्रश्न है इसका जो सटीक जवाब है वो रिया के पास जाता है। तो आइए रिया, जोरदार तालियां रिया के लिए बजा दीजिए। रिया ने दिया है सही जवाब, इसलिए माइक्रो राजा और बायो फर्टिलाइजर के साथ उन्हें किसान कप से यहां नवाजा जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न आपके सामने रखते हैं जिसका जवाब आपसे लेते हैं और आपको यहां किसान कप से नवाजते हैं। लेकिन उससे पहले आपको देना होगा जवाब, इसलिए हम पूछते हैं सवाल। और सवाल है, शहद के औषधीय गुण क्या हैं? शहद के औषधीय गुण आपको समझाने हैं, बताने हैं। शहद यानी हनी, और हनी के औषधीय गुण आपको समझाने हैं। तो जल्दी से हाथ उठाइए जिनके घरों में इस्तेमाल होता होगा। जो लोग शहद का इस्तेमाल करते होंगे उसका औषधीय गुण तो उनको पता ही होगा। इसलिए किसान भी यहाँ हैं और जवान भी यहाँ हैं और हमारी बहनें, किसान बहनें भी यहाँ हैं। खड़े हो जाइए, आप ही बताना चाह रहे हैं। बहुत मेरा नाम राजकुमार ओझा है, मैं धर्मावाला शाहपुर से बिलोंग करता हूँ। और गांव में हम लोग बचपन से ही शहद को, जैसे खांसी हो जाती है, खांसी में यूज़ करते हैं, और बलगम को निकालने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा गुण आपने बताया। और भी बता सकते हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि शहद का औषधीय गुण क्या है। तो जल्दी हाथ उठाइए और बताइए। यहाँ से इन छात्रा से पूछ लेते हैं, बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम रोशनी गरिया है और शहद हम यूज़ करते हैं एज अ इम्यूनिटी बूस्टर भी, और हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज कफ एंड कोल्ड को ट्रीट करने के लिए। रोशनी ने भी बताया, देखिए किस तरह से उसको यहाँ उसके औषधीय गुण हैं। आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का है। और हनी हम ऐसा कप सिरप भी हम यूज़ कर सकते हैं, और वो एंटीबैक्टीरियल भी होता है, और हम उसे ऐसे स्किन और हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और इसको हम डाइजेस्टिव के लिए भी, हम डाइजेशन सिस्टम के लिए भी हम यूज़ करते हैं। वो इम्प्रूव करता है हमारे डाइजेशन को। ठीक है, खा के देखेंगे। चलिए, और भी हैं यहाँ जो हाथ उठा रहे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए और बताइए शहद के औषधीय गुण। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम रजनी पांडे है और इसके बेनिफिट्स है, एंटीबैक्टीरियल भी यूज़ होता है एज और स्मूदी कफ के लिए भी यूज़ करते हैं, खांसी वगैरह के लिए, स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं, और इम्यून बूस्टर। तो देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी बूस्टर भी लोग कह रहे हैं, हमारे छात्र कह रहे हैं। और भी कोई बताना चाहता है, जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। कौन बताना चाह रहा है शहद के औषधीय गुण? आगे से कोई बताना चाह रहा है तो आगे से बता सकता है। हम आ रहे हैं यहाँ, कुछ छात्राएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मुझे लग रहा है आप बताना चाह रहे हैं, बार बार मेरी तरफ देख रही हैं, तो खड़ी हो जाइए आप। क्या नाम? मेरा नाम प्रज्ञा रमोला है। हाँ प्रज्ञा, बताइए। और हनी का जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम इम्प्रूव कर सकता है कोलेस्ट्रॉल जो हमारा होता है, और ब्लड प्रेशर को भी लो डाउन कर सकता है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ होता है। ठीक है, बैठिए प्रज्ञा। और भी कोई बताना चाहता है? यहाँ से छात्र हैं और छात्रों से भी पूछ लेते हैं।
आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियम माझी है और हनी हम यूज़ करते हैं वैसे एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, एंटी बैक्टीरियल भी यूज़ करते हैं और स्किन केयर के लिए भी यूज़ करते हैं, हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी यूज़ किया जाता है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी ऐसे बनाया जाता है हनी से। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं। उधर से हाथ उठ रहा है तो देखिए उधर भी जान लेते हैं। सर इसको न्यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए भी यूज़ करते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए यूज़ करते हैं, आइस के लिए भी यूज़ करते हैं और कफ एंड कोल्ड के लिए भी यूज़ करते हैं, वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं। चलिए बहुत सारी जानकारी आपने दे दी वेट लूज के लिए भी। अब क्या क्या लूज करना है या लॉस करना है, सर के पास चलते हैं, वो बताते हैं कि किसको किसान कब से नवाजा जाए। कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया। जैसे कि शरीर में प्रतिरोधन क्षमता बढ़ती है, जिससे कि आपको बीमारी नहीं लगती हैं। कफ कोल्ड में आपको खांसी जुकाम में फ़ायदा करता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन में यूज किया जाता है काफ़ी आपका शहद को। इसके अलावा आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद ही चटाया जाता है प्रजनन क्षमता उत्पन्न करने के लिए, हमारी धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए जो भी हमारे धार्मिक प्रयोजन होते हैं उसमें जो पंचामृत बनाया जाता है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका बहुत उपयोग है। तो हमारे ख्याल से जो अभी बच्ची ने बताया लास्ट में, जोरदार तालियां प्रियंका के लिए बज ही रही हैं। आइए प्रियंका, और यहाँ किसान कप पाइए, क्योंकि आपने भले ही सबसे अंतिम कोशिश की हो लेकिन यहाँ कामयाब हुई आपकी कोशिश और इसलिए आपको नवाजा जा रहा है किसान कप से, माइक्रो राजा से। जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया प्रियंका, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। यहाँ और भी लोग किसान कप के हकदार बन सकते हैं, उनको भी मौका देंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार, मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और जो सिलसिला यहां जारी है प्रश्न पूछने का, वो हम एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और इस बार जो हमारा सेशन है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसी से जुड़े हुए हमारे सवाल हैं और जवाब देंगे हमारे किसान जो लगातार इस मंच पर मौजूद हैं। तो इसलिए सवाल पूछते हैं, बिना देरी के एक और सवाल आपसे पूछते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आखिर क्या है, ये आपको समझाना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए कितनी तेजी से हाथ उठे, इसका मतलब रिसर्च किया गया है छात्रों की तरफ से। अगर कोई किसान भी बताना चाहता हो तो पहले मौका हम किसान को देंगे। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है। लेकिन अगर छात्र हाथ उठा रहे हैं तो हम छात्रों के पास चलते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आखिर क्या है। आप बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले पीछे से शुरुआत करते हैं। My name is Vishnu. First it was presented by Nirmala Sitharaman in July 15, 2019. Amendment में आया था 2020 सितंबर 10 में। बैठिए। और भी कोई हाथ, यहाँ से बहुत सारे हाथ उठे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए। जिन लोगों ने हाथ उठाए थे, आपने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम अनुष्का है और ये 10 सितंबर 2020 को ये लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की उसके लिए। और इसका मेन उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारे ये एक्वाकल्चर है, ये जो हम फ़िश फार्मिंग करते हैं उसका प्रोडक्शन अच्छा हो और जो फ़िश की क्वालिटी है वो भी बेटर हो और जो हमारे फ़िश फार्मर्स हैं उनका जो लिवलीहुड है वो भी अच्छा हो और जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमें इससे मिलती है वो भी बेटर हो। तो इससे हमारे जो फार्मर्स हैं उन्हें भी बेनिफिट होगा, जो फ़िश कल्चर की तरफ प्रमोट कर रहे हैं उन्हें भी बेनिफिट होगा। और गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट, ये 5 ईयर प्लान है, ये 2020 से 24 to 25 के लिए होगा। और इसमें इन्हें जो इन्वेस्टमेंट करी है वो थी 20,050 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने दिया था इन्हें। बहुत सारी जानकारी देखिए अनुष्का ने दी है। और भी कोई छात्रा है, जल्दी से आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम अंजलि है। जो ये PMSSY जो योजना है 10 सितंबर 2020 में लॉन्च हुई थी।
ठीक है, बैठिए। लॉन्चिंग की डेट आपने बताई, लेकिन हमने पूछा ये योजना क्या है, आप बताना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत देर से पढ़ रहे हैं आप, तो इसलिए खड़े हो जाइए। इसी योजना के बारे में पढ़ रहे हैं आप, पढ़ के तो बताइए कम से कम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिक्षा है। ये जो स्कीम थी ये अप्रूव हुई थी मई 2020 में, और फिर ये लॉन्च हुई थी सितंबर 2020 में। इस योजना का फ़ायदा क्या है? ये मतलब जो फिशरी करते हैं उनको बेनिफिट जाती है, फिशरी की प्रोडक्शन में सपोर्ट होती है। तो देखिए, मछुआरों के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट की बात ये कह रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। तो देखिए, और भी लोग यहाँ हाथ उठाना चाह रहे हैं, तालियां तो बजा रहे हैं, और आगे से भी हाथ उठ रहा है, तो यहाँ से पहले आ जाते हैं और फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए जिन्होंने हाथ उठाए थे, हम आपसे जान लेते हैं। क्या नाम आपका? प्रशंसा कुमारी। प्रशंसा जी। ये योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। मेनली ये मछुआरों को वो प्रमोट करने के लिए, इसमें जनरल को 40% सब्सिडी दी जाती है और SC ST को 60%। और इसमें मतलब ये इस योजना के तहत वो 5 साल की ये योजना है, और ये 2020 से 21 में हुई थी, और फिर 2024 से 25 में ये हो। बहुत सारे ज्ञान है आपको। चलिए, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन एक और किसान जो पहले किसान कप के हकदार बन चुके हैं, उनके पास आते हैं जी। नमस्कार जी, मैं मोहम्मद साबिर, फिश फार्मर। सर, ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये 2020 में लॉन्च की गई थी सर। और ये गरीब और मछुआरे और जो फिश फार्मिंग करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। इसमें जो है कई मत्स्य फार्मिंग के लिए जो है आर्थिक उनकी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये व्यवस्था लॉन्च थी। इसमें जैसे कि आपका बायोफ्लॉक हो गया। बायोफ्लॉक से जो हम जो है, अगर मान लिया मत्स्य पालन करते हैं तो वो थोड़ी ही जगह में बहुत बड़ा पालन हो जाता है, जिससे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलता है। पॉन्ड कल्चर भी है, और फीड जो मछली का जो फीड है, जो हम मछली का फीड बनाते हैं, इसकी यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्रधानमंत्री संपदा योजना में जगह थी। उसके लिए भी उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना थी। और जो है आपका फिश एक्वेरियम एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए भी प्रधानमंत्री संपदा योजना जो है लॉन्च की गई थी। लोगों को इसका बहुत बहुत फ़ायदा मिला। गरीबों और पिछड़ा वर्ग और मछुआरों के लिए जो है अनेक स्तर पर जो है योजनाएं बनाई गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और लोग जो हैं उसका बहुत अच्छी मात्रा में जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे देश का जो मत्स्य का जो उत्पादन है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे स्तर पर बढ़ने जा रहा है। धन्यवाद। बैठिए साबिर साहब। तो देखिए, बहुत ही विस्तार से हालांकि साबिर साहब ने बताया, लेकिन पहले वो किसान कप के हकदार बन चुके हैं, इसलिए और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और उनसे जानते हैं कि मत्स्य संपदा योजना क्या है और किसको किसान कप से नवाजा जाए। जल्दी से घोषणा कर दीजिए सर। जो संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये मुख्य रूप से जो हमारे छोटे किसान हैं, मछुआरे हैं, उनके आर्थिकी के विकास के लिए ये योजना 16 मई 2020 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे मछली पालक हैं, उनके जो तालाब हैं, उनके रखरखाव, उन पे खर्च, और उनसे जो उत्पादन है, उत्पादन के बाद उनको कहाँ पे उसकी मार्केटिंग करें, उस पे ये योजना उस काम के लिए लगाई गई थी, जिससे उनके आय में वृद्धि हो सके। इस योजना जो यह प्रश्न था, उसका जो सटीक उत्तर है, ये जो छात्रा ने दिया है, अनुष्का के पास जो है ये इसका सही जवाब है, जो इसके कप की हकदार है। अनुष्का, आइए, जोरदार तालियां अनुष्का के लिए एक बार फिर से बजाइए। और इन्हें यहाँ बायो फर्टिलाइजर और किसान कप से नवाजा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने दिया है सही उत्तर। मत्स्य संपदा योजना क्या है वो इन्होंने बताया, और इसलिए इन्हें किसान कप से यहां नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो प्रश्न उत्तर का सिलसिला लगातार जारी था, लेकिन अब उस सिलसिले को हम अलग तरीके से पेश करते हैं। और अब तक हमने सवाल पूछे जिसका जवाब किसानों ने, कृषि छात्रों ने दिया, लेकिन अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका जवाब एक्सपर्ट देंगे। तो जल्दी से जिसको भी जिस विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा, उस विषय का एक्सपर्ट आपको बताएगा कि ये इसका सही उत्तर है। तो जल्दी से आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो
तो जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए हमारे इस मंच पर एक्सपर्ट से प्रश्न। तो जल्दी से हाथ खड़ा करिए और जिसका भी जो प्रश्न है, जो भी मन में है, वो यहां रखिए ताकि एक्सपर्ट्स आपको उसका उत्तर दे सकें, उसकी जानकारी दे सकें। इसलिए जो किसानों के आम प्रश्न होते हैं वो प्रश्न आप कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न आप पूछ सकते हैं और इसीलिए अगर मौका आपको दिया जा रहा है प्रश्न पूछने का तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या है आपका प्रश्न और क्या नाम है आपका? सर विजय कुमार है सर मेरा नाम। सर मेरा प्रश्न ये है, पशुपालन में हीटिंग के बाद गाय ब्लीडिंग होती है सर, वो किस कारणों से होती है? तो देखिए, आपके समझ में आ गया होगा जो कोई प्रश्न इन्फेक्शन है या कुछ? बैठिए, अब आपका उत्तर देंगे हमारे साथ एक्सपर्ट्स एके सिंह जो यहाँ विशेषज्ञ के तौर पर हैं। जब पशु जब हीट में आ जाता है तो उसके बाद कुछ चीज़ें डिस्चार्ज होती हैं। इसका मुख्य जो कारण है, यह एक नेचुरल फेनोमेना है कि अगर पशु गर्म होती है तो उसके अंदर जो अंडे का विकास होता है और जब वो मैच्योर होता है तो उससे जो है कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो रेड ब्लड के रूप में वो बाहर डिस्चार्ज होते हैं। तो ये कोई ऐसी बहुत समस्या नहीं है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है जिसको हम कर सकते हैं। लेकिन इस बात पे ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो डिस्चार्ज है क्या वाइट कलर ब्लड के साथ वाइट कलर में है या ब्राउन कलर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वाइट कलर में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पशु है वो प्रॉपर हीट में आ चुकी है और वो गर्भ धारण करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर उसका जो डिस्चार्ज है अगर वो ब्राउन कलर में है या ब्लैक कलर में है तो आप ये मान के चलिए कि वो जो फॉलिकल्स हैं जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए और ऐसे पशु का गर्भधारण यानी उसको इंसेमिनेशन नहीं कराना चाहिए। इसके लिए आप अपने पशुओं को समय से गर्भधारण सुनिश्चित करने के लिए खनिज मिश्रण जरूर खिलाएं और खनिज मिश्रण का जो उपलब्धता है वो आप उस पशु के शरीर भार के अनुसार जरूर सुनिश्चित करें। अगर आपके पशु का वजन 300 से लेकर 350 किलोग्राम है तो आप उसको 40 ग्राम जो मिनरल मिक्सचर है उसको जरूर दीजिए, जिसके अंदर कोबाल्ट, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, जिंक और आयरन की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर इसको आप देते हैं और साथ ही में आप अपने पशुओं को संतुलित आहार खिलाते हैं जिसमें कि दलहनी चारा हो, कार्बोहाइड्रेट्स युक्त चारा हो, ऐसे चारे को अगर आप देते हैं तो निश्चित है आपके पशुओं की ये समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि जब आप पशु को चारा खिलाएं तो उस चारे को आप प्रेफरेंस के रूप में ले आए जिसको अगर आप मुंह में डालते हैं और उसमें मिठास होता है, उस चारे को आप अपने पशुओं को ज़रूर खिलाएं। साथ ही साथ जो कुट्टी आप उसको खिलाते समय उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से छोटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे छोटी होगी तो निश्चित है आपके पशु चारा तो खाएंगे लेकिन वो शरीर में उसकी जो पचनीयता है वो कम हो जाएगी, जो कि हमारे पशुओं के लिए नुकसानदायक है, वो लाभदायक नहीं हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप अपने पशुओं की हीट की कंडीशन को देखें तो उस सुनिश्चित कर लें कि उसका जो डिस्चार्ज है वो कैसा है। इस बात पे अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित है आपके पशुओं की जो खासकर जो जनन संबंधी समस्या है उसका आप निवारण अपने यहाँ भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी पशु चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, तो देखिए इसके लिए किसी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर एके सिंह आपको दे रहे थे। बाकी हमारे साथ और भी मंच पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे भी मैं कहूंगा 30-30 सेकंड अपने विषय पर हमारे दर्शकों को संबोधित करें। जैसा कि आप किसान भाई जानते हैं, कुरमुला कीट जो पहाड़ के किसान हैं ज़्यादातर में कुरमुला कीट का प्रकोप होता है। जो लार्वल स्टेज होती है वो क्या करती है कि उनके जो कंद होते हैं आलू के या अदरक के राइजोम्स होते हैं उनको काट करके नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि सड़ जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करें, जिसे लाइट ट्रैप भी कहते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, एक बल्ब होता है जो कि रात्रि में उसको जला देते हैं, जिससे कि उस पर जो इसका बेस कीट होता है जिसको भंवरा बोलते हैं वो उस पर आकर्षित होता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है और हम उसको नष्ट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो बेस कीट होता है वो अपने अंडे मिट्टी में नहीं देता है और इससे इनकी संख्या कम हो जाती है और इसे हम काफ़ी नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, अभी माइकोराजा प्रो बायो फर्टिलाइज़र आप सब लोगों को क्विज़ में जिसने सही उत्तर दिया गया है और इसको आप अपनी किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ मिला के, जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। 2 किलोग्राम का पैकेट 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, पौधों के अच्छे पोषण के लिए, ग्रोथ के लिए, उनके फुटाव के लिए, जड़ों के डेवलपमेंट के लिए। तो आप इसका प्रयोग बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ माइकोराजा प्रो 2 किलोग्राम मिला के प्रयोग करिएगा। किसान भाइयों, केमिकल रहित खेती के बारे में आजकल बहुत चर्चाएं आपने सुनी होंगी और प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो बहुत सारे जो कीट हैं वो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टिकी ट्रैप्स हैं जिनको लगाकर आप कीड़ों का, जितने भी कीट हैं, इनका नियंत्रण आप कर सकते हैं। जैसे आपका येलो स्टिकी ट्रैप आता है, पीला चमकीले पीले रंग का स्टिकी ट्रैप आता है, नीले रंग का आता है, सफ़ेद रंग का आता है और काले रंग का आता है। तो जो हमारे जितने भी सरसों कुल के पौधे हैं या फिर अन्य पौधे हैं, उनमें माहू कीट आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसमें आप पीले रंग का जो है स्टिकी ट्रैप आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और या फिर घर पर भी बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, बस इसमें एक गोंद लगा होता है पीले रंग के पन्नी में या फिर पीले रंग का जो आपका घर में पड़े हुए कनस्तर हों, उनमें आप गोंद लगाकर इसको अपने खेतों में या फिर पॉली हाउस में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आप सभी को मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर साझा करना चाहूँगा आप सभी के साथ में। ये भारत सरकार की एक बड़ी अच्छी स्कीम है, जिसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई फसल या फिर आपके खेत खलिहान या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, तो भारत सरकार बैंक के साथ में आपको एक बड़ी अच्छी स्कीम आपके लिए लेकर के आई है, जिसे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं। इसके तहत फसल बीमा 3 अलग अलग तरीके से दिया जाता है, जैसे खरीफ फसल, रबी फसल और फल सब्जियों के लिए। खरीफ फसल में भारत सरकार की तरफ से जो किसान भाइयों के लिए जो उपलब्ध है, उसमें 2% की उनकी वो स्कीम देनी पड़ती है, और साथ ही रबी फसल के लिए 1.5%। और अगर आपने सब्जी या फल फूल अगर लगाना चाहते हो तो उसमें आपकी तरफ से जो बीमा होगा वो कुल बीमा का सिर्फ और सिर्फ 5% ही आपको देना है। जो बाकी का बचा हुआ जो बीमा का जो पोर्शन होगा वो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों वहन करेगी। ज़्यादातर केस में राज्य सरकार अधिकतम हम कह सकते हैं कि वो बीमा का जो पार्ट होता है वो पे करती है। और किसी वजह से, जैसा मैंने आपको बताया कि जो या तो फसल ज़्यादा नुकसान होने की संभावना जिसमें ज़्यादा है, या फिर वो जगह कुछ ऐसी है जिसमें प्राकृतिक आपदा अगर आ गई हो, तो ये आप इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं और आपको हमेशा फ़ायदा मिले।